हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से जो है विज्ञान विषय की पढ़ाई कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, जीवों में विविधता, यह हमारा पाठ है बायोलॉजी का। बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान भी बोलते हैं। तो इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि आपने देखा है कि किस तरह से कितने ही जीव हैं पृथ्वी पर। तो वो सब जो जीव हैं वो रूप, आकार, रंग सब में क्या हैं, भिन्न हैं। तो इसीलिए हम ये पाठ जब पढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से हर जीव का कार्य अलग है, उसके शरीर की बनावट है और उसका चलने का तरीका है। और ये सब बातें जो हैं आज हम आपको इस पाठ में पढ़ाएंगे। तो जो जीवों में विविधता है वो किस तरह से आती है, कैसे है, वो सब आप क्या पढ़ेंगे, इस पाठ से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने देखा है कि कितनी तरह के जीव जो हैं हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मनुष्यों में भी विविधता है। कोई मनुष्य गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के हाथ छोटे छोटे होते हैं, किसी के हाथ बड़े होते हैं, किसी का जो है मनुष्यों में एक चीज़ समान होती है। कुछ चीज़ें जैसे 2 हाथ, 2 पैर और 2 टांगें, नाक, 2 आँखें, 2 कान, ये सब जो है सब मनुष्यों में बराबर होते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी के हाथ लंबे, किसी की टांगें लंबी, किसी का जो है नाक मोटा, किसी का पतला। तो ये सब चीज़ें जो हैं मनुष्यों में भिन्न होती हैं, रूप और रंग। और उसके बाद क्या कहते हैं कि मनुष्यों में और क्या, आँखों का जो होता है, किसी की भूरी होती हैं, किसी की काली होती हैं, किसी की ग्रे होती हैं। तो ऐसे जो है आँखों की जो अंदर पुतलियाँ हैं उनके रंग भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे ही अब आपने जैसे देखा कि गाय और भैंस है, गाय और भैंस उन सब की क्या हैं, 4 टांगें होती हैं, एक एक पूँछ होती है। ऐसे ही आपने देखा है कि कुछ जीव जो होते हैं वो ज़मीन पर रेंगते हैं। वो कौन से जीव हैं, जैसे सांप है, अजगर है, ये जो हैं ये सब क्या हैं, पृथ्वी पर रेंगने वाले हैं। और इसके अलावा आप अब इस पाठ में पढ़ोगे कि कौन कौन से और जीव हैं और उनकी क्या प्रजातियां हैं, उन सब के बारे में और उनकी क्या विशेषताएं हैं हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम जीवों में विविधता पाठ। क्या आपने कभी यह गौर किया है कि हमारे चारों तरफ कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न होते हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ले लीजिए। तो देखो, जब अगर आप क्लास में भी हो या घर पर हो तो क्या है, आपके आसपास भी कोई बच्चा आपके जितनी उम्र का है और अगर आप उसको देखोगे तो आप उसको क्या देखोगे, उसके अंदर कि क्या आप दोनों एक ही हाइट के हैं, मतलब आप दोनों की लंबाई एक है, या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है, मतलब आप दोनों की नाक जो हैं वो एक जैसी हैं, या क्या आपके और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है। अब हथेली भी आप देख सकते हो उससे नाप के कि दोनों एक जैसे हैं। तो यदि हम अपनी एवं अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या पाएंगे। पहले बच्चों कहा जाता था ना, जब जो मनुष्य था वो किसका रूप था, आदि मानव का रूप माना जाता था। तो अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, आप अपने और अपने मित्र की तुलना अगर बंदर से करोगे तो आप क्या देखोगे। निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। लेकिन जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम पाते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। जब आप बंदर से तुलना करोगे तो आप बिल्कुल डिफरेंट पाओगे अपने आप को, और जब आप गाय और
बंदर और मनुष्य, इन तीनों में जब तुलना करोगे तो आपकी और बंदर की समानताएं क्या होंगी? एक समान होंगी। आपने कभी बंदर को देखा है खाते हुए? अगर आप बंदर को एक केला दे देंगे तो वो केला ऐसे नहीं खाएगा, वो केले को छील कर खाएगा। बच्चों, ये बातें जब आप देखते हो अपने आसपास तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अगर आप आम भी अगर बंदर को देते हो तो वो आम भी ऐसे उसका छिलका उतार के खाता है, उसको चूसता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदर है अपने दो आगे वाले हाथों का इस्तेमाल करके चीज़ों को खाता है। इसी तरह से जो है, अब गाय को तो आपने कभी नहीं देखा होगा किसी चीज़ को छील के खाते हुए या कैसे। वो तो बस हर चीज़ को मुंह में डालती है, वो अपने दोनों आगे वाले पैरों का इस्तेमाल तो नहीं करती ना। तो इसीलिए क्या होगा कि जो बंदर है और मनुष्य, इनमें क्या है, आपको फिर भी समानताएं दिख जाएंगी। अब यहाँ एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप। हमने देसी एवं जर्सी गाय के बारे में सुना है। आपने भी सुना होगा देसी गाय जो हमारे यहाँ पर सफ़ेद रंग की गाय होती है, काले रंग, और कुछ जर्सी गायें होती हैं। वो क्या है, डिफरेंट थोड़े से, जैसे वाइट कलर की होती है, मोटी होती हैं थोड़ी, और वो दूध भी बहुत ज़्यादा देती हैं। उनको आप अमेरिकन गाय के नाम से भी जानते होंगे। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी ही दिखती है? तो बच्चों, ये जो गाय हैं वो होती एक जैसी ही हैं। क्या हम देसी गाय के झुंड में जर्सी गाय की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप पहचान, क्योंकि जो जर्सी गाय होगी उसके सींग थोड़े छोटे होते हैं और वो उनका शरीर जो है थोड़ा चौड़ा और फैला हुआ होता है। तो आपने अब इसमें यही लिखना है कि आपने किन कारणों से जो है गाय को पहचाना। तो इस क्रियाकलाप में हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण जो वंचित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पश्चात हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के विषय में सोचिए। एक और जहां सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है को पाते हैं, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले हवेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। दूसरी ओर कुछ कीट ऐसे हैं जिनका जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है, जैसे मच्छर। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों तथा विभिन्न रंगों वाले पक्षियों तथा फूलों में भी पाया जाता है। अब बच्चों, आपने इसमें क्या देखा कि किस तरह से जो है सभी जातियों में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या कुछ ऐसे उनके वो होते हैं रूप रंग आकार, जिसके आधार पर आप उनमें क्या कर सकते हो, जो है उनके बारे में आप पता लगा सकते हो। अब जैसे इसमें बताया है कि कुछ सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी हम क्या देख सकते हैं, जैसे दही के अंदर कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनको आप देख सकते हो। या आपने कई बारी देखा है कि आपने माइक्रोमीटर से देखा है कि 30 मीटर लंबे नील हवेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए गए हैं। तो जैसे हम ये सब चीज़ें जो हैं वो किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से हम पेड़ जिनकी छाल लटक रही होती है, तो क्या पता लगा जा सकता है कि यह जो वृक्ष हैं वो कितने पुराने हैं। तो ऐसे ही बच्चों बहुत से चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। हमारे चारों तरफ की इस असीमित विविधता को विकसित होने में कितना समय लगा? लाखों वर्ष लग गए। और सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत ही छोटा हिस्सा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक
कर विचार नहीं कर सकते। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? सभी जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे। इससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रखेंगे, फिर विभिन्न वर्गों तथा समूहों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो जीवन की इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह देखना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर उत्पन्न करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से जो है हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। अब एक एक जीव की एक एक बात को जो है वो करना थोड़ा सा कठिन था, तो इसीलिए क्या किया गया? सभी जीवधारियों में जो समानताएं थी तो उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब यहाँ पर प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको देते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें। हम सभी जीवधारियों की समानता तथा भिन्नता को समझने के लिए जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। तो समझ में आया आपको पहला प्रश्न। अब आपका दूसरा प्रश्न है, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। तो अब आप इसका उत्तर लिखें। गाय की तुलना में मनुष्य तथा बंदर में अधिक समानताएं हैं। बैक्टीरिया का आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, जबकि नीले हवेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ कीटों का जीवन काल जो है वो कुछ ही दिन का होता है, जबकि कुछ जीवों का जो है वो कई वर्षों तक होता है। अब आप आगे पढ़ेंगे इसमें पाठ में क्या है? वर्गीकरण का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन काल से किया जाता रहा है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल तथा वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बेहद सरल परंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे परावल, हवेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये विभिन्न मायने में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास स्थल है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में विभाजित करना उचित नहीं है। तो बच्चों, क्या है? सभी जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास जो है वो कब से किया जा रहा है? प्राचीन काल से। और हमारे बहुत से यूनानी दार्शनिक जो थे, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? उनके रहने की जगह पर, जल में कौन कौन से जीव होते हैं तथा वायु में कौन कौन से जीव और किस तरह से रहते हैं, इसके बारे में जो है उन्होंने अध्ययन किया। तो क्या देखने में आया कि बहुत से जो जीव थे वो समुद्र में रहने वाले जीव, अब जैसे समुद्र में भी बच्चों बहुत तरह के जीव होते हैं, जैसे हवेल मछली आपने सुना है, ऑक्टोपस हैं, स्टारफिश हैं, शार्क हैं। तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं?
हैं तो ये सभी प्रजातियां किसकी, मछली की। और लेकिन क्या है, ये सब क्या है, एक दूसरे से भिन्न हैं। और ये क्या है, पानी में रहती हैं। सबका रहने की जगह एक ही है, लेकिन एक ही जगह पे रहने के बावजूद इन सब में अलग अलग भिन्नता है। किसी के 8 पैर हैं, कोई बहुत मोटी है, कोई स्टार की आकृति में, स्टार फिश जो है, आपने तारे देखे उसकी आकृति में, स्टार की आकृति में होती है। तो इस तरह से जो हैं ये कितनी भिन्न है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो क्या है कि जीवधारियों को समूह में विभाजित करना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल है और ना के बराबर है। अब आगे देखो, अतः अब हम यह तय करना आवश्यक है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके पश्चात हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूहों में विभाजित कर सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। तो बच्चों क्या है कि हमें जो है बहुत सी चीज़ों का वर्गीकरण करना जो है कितना वो हो जाता है। इस संदर्भ में हम सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, हमें लक्षणों का अर्थ समझना होगा कि किस जीव समूह में किस तरह के लक्षण हैं। तो जीव के किसी भी समूह को वर्गीकृत किया जा सकता है। और सबसे पहले क्या होता है, यह जानना आवश्यक होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को क्या है हम इकट्ठा एक साथ रख सकते हैं। वास्तव में यही उनके लक्षण तथा व्यवहार होते हैं, या यह कहना चाहिए कि यही उन जीवों का क्या होता है, रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से आशय इस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से अधिकांश लोगों के एक हाथ में क्या होता है, 5 उंगलियां होती हैं, जो कि क्या है, एक ही लक्षण है। उसी तरह हम दौड़ने की क्षमता तथा बरगद के पेड़ के न दौड़ने की क्षमता का भी एक लक्षण है। अब आप देखोगे कि सभी लोगों में क्या होता है, 5-5 उंगलियां होती हैं, सभी में होती है ना। तो ये क्या है, सभी के लक्षण जो हैं वो समान है। अब जैसे सभी के अंदर जो है दौड़ने की क्षमता होती है, पर पेड़ों में दौड़ने की क्षमता नहीं होती है। अब जैसे कुछ लक्षणों को हम अन्य की तुलना में अधिक मौलिक लक्षणों में क्या है, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम यह विचार करेंगे कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर जो हैं वो भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ गौर करने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तो बच्चों क्या है, अब जैसे मौलिक लक्षण हैं उनके रूप में हम वर्गीकृत करेंगे कि किस तरह से जो है एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। अब जो दीवार में हम पत्थर लगाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के आकार प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यह गौर करने की बात होती है कि जो ऊपर के लगे पत्थर हैं उनका आकार प्रकार जो होता है वो नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करता है। तो ठीक है, समझ में आया। अब आप आगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान हैं जो जीवों के वृद्धतम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण
पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर करते हैं, परंतु क्या होता है वो बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक हम क्या बना लेते हैं, पदानुक्रम बना लेते हैं। तो वर्तमान में जीवों के वर्गीकरण के लिए क्या है, कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को क्या है यहाँ पर दृष्टिगत रखा जाता है। तो अब हम ऐसे लक्षणों पर विचार करेंगे। एक यूकेरियोट कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली जो है वो क्या होती है, से घिरे हमारे कोशिका अंग होते हैं, जिसके कारण कोशिका क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं क्या हो जाती हैं, अलग होती हैं। इसका प्रभाव कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अलावा केंद्र युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टकृत हो सकते हैं। इसीलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। तो बच्चों क्या है, जो हमारी एक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली हैं से घिरे क्या है, हमारे कोशिकांग हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया जो है वो क्या है, अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक होती रहती है। यही कारण होता है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब आगे आप देखें कि अब क्या प्रश्न उठता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूहों में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। वैसी कोशिकाएं जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। और शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही कारण है कि जीवों की संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप एक अमीबा और एक कृमि को शारीरिक बनावट में अंतर होता है। तो बच्चों सभी कोशिकाएं जो क्या हैं वो एक समान नहीं होती हैं। और क्या है, और जब कोशिकाएं जो हैं मिलकर एक समूह बनाकर क्या करती हैं, एक जीव का निर्माण करती हैं और फिर उसमें हमें श्रम विभाजन पाया जाता है। और शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि इसी के परिणाम स्वरूप एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में अंतर होता है। अब हम आगे देखेंगे, क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले जीवों तथा बाहरी भोजन पर निर्भर रहने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है अपना भोजन जीव क्या हैं वो स्वयं बनाते हैं। और जो भोजन स्वयं बनाते हैं जीव, वो क्या होता है, वो भारी भोजन पर जो है रहने वाले जीवों की उनकी क्या होता है, शारीरिक संरचना, मतलब शरीर का जो आकार प्रकार है वो क्या होता है बच्चों,
भिन्न होता है। अब जैसे जो प्रकाश संश्लेषण से जैसे पौधे होते हैं, वो क्या है, सूर्य की धूप से और इन सब चीज़ों से, हवा से अपना भोजन जो है वो स्वयं बना लेते हैं। तो जो बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे ही जीवों पर निर्भर होते हैं। अब जैसे ये बड़े कीट होते हैं, ये छोटे छोटे उनको खाकर अपना जो है, मक्खी मच्छर को खाकर अपना जो है भोजन बनाते हैं, अपना पेट भरते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं, और जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब में क्या है, बहुत सी भिन्नता है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें शारीरिक संगठन किस तरह का होता है? अब प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? सिर्फ पौधे करते हैं। इसी प्रकार जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं? इसके अलावा उपवर्णित प्रश्नों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं, इसका कारण यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के समय उपसमूह और फिर पश्चात से बड़े समूहों में वर्गीकरण का आधार बनते हैं। तो समझ में आया किस तरह से जो है हमने इसमें क्या समझा कि जो भी पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण जो हैं वो किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं, और पौधे जो हैं का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, और जबकि जंतुओं का शरीर जो है वो बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पौधों और जंतुओं के लक्षण जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। पहला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना। तो अब आप इसका उत्तर लिखें। कोशिका संरचना वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण है। अब आप दूसरा प्रश्न देखेंगे, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण के आधार बनाया गया? तो इसका उत्तर लिखें। केंद्र युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है तथा इनके समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही कोशिका संरचना वर्गीकरण के लिए मूलभूत लक्षण है। अब आप तीसरा प्रश्न देखें, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो अब इसका उत्तर है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जंतुओं में शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं, पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही इसी कारण से जंतु तथा पौधों का जो है हम विभिन्न वर्गों में रख सकते हैं। तो यह थे आपके प्रश्न जिनका उत्तर हमने आपको दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्गीकरण और जैव विकास। तो वर्गीकरण और जैव विकास में क्या आएगा? क्लासिफिकेशन
एवोल्यूशन। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जा सकता है और इन्हीं आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे शरीर की बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में अधिक परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो वे शरीर में पश्चात में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के समय जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। अब हम क्या है बच्चों, सभी जीवधारियों को हम कैसे पहचानते हैं? हम जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर ही पहचान सकते हैं। तो क्या है कि सभी की जो शारीरिक रचना होती है, बनावट होती है, वो क्या होती है और उनमें कुछ लक्षण होते हैं, वो सब क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब कोई भी शारीरिक बनावट जब हमारी अस्तित्व में आती है तो यह हमारे शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन हैं इनको प्रभावित करती है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि जो भी जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास में कितना ही निकटतम संबंध है। अब जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीव देखते हैं वो क्या हैं, लगातार उनमें परिवर्तन की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए ज़रूरी थे, तो उनके बारे में किसने अध्ययन किया? सबसे पहले सर्वप्रथम वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की इस अवधारणा को 1859 में अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया। तो सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे जिन्होंने जीवों के संरचना, उनका कार्य, उनके लक्षण, इन सब की जानकारी हमें सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दी? चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1859 में। तो जो जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम क्या पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की जो शारीरिक संरचना में प्राचीन समय से लेकर आज तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चों परिवर्तन कैसे होगा? जो अब मनुष्य जैसे बना, तो अब क्या डेली मनुष्य ऐसे थोड़ी बदल रहा है कि मनुष्य के 4 हाथ हो गए हैं, 4 पैर हो गए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बंदर हैं तो बंदर 4 बंदर के पैर थे तो आज भी 4 ही हैं। तो इन चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले समय में बैलगाड़ी चलती थी, फिर गाड़ी आई, फिर कार आई, फिर स्कूटर आए, ऐसे चीज़ें आई, ऐसा जीवधारियों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो उस समय में थे वो भी आज मौजूद हैं। लेकिन क्या है, कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में अधिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले जो है क्या था, जीवों को आदिम तथा निम्न कहा जाता था, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत तथा उच्च जीव कहा जाता था। लेकिन ये शब्द बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता भी नहीं चलता था। इसके बदले इनके लिए पुराने जीव और नए जीव का प्रयोग हो गया। विकास के समय जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसीलिए पुराने जीवों को साधारण तथा नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से जीवों की जो है परिभाषा, उनका विकास, वो सब किस तरह से हुआ। अब इसमें प्रश्न है, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो लिखिए, पहला प्रश्न है, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथा कथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें,
जिन जीवों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें आदिम जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में विकास के दौरान परिवर्तन हुआ, उन्हें उन्नत जीव कहते हैं। अब हमारा अगला है प्रश्न, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें, उन्नत जीव और जटिल जीव भिन्न होते हैं। तो यह थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम आगे देखेंगे वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, द हेरिक्रेसी ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो इसका उत्तर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्नस्ट हेकल 1894, रॉबर्ट विएक्टर 1969 और कार्ल वोस 1977 जैसे जीव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयत्न किया। विएक्टर ने प्राणी जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई प्लांटी और एनिमोलिया, ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। वोस ने मोनेरो जगत को 2 भागों में वर्गीकृत किया, ऑक्टीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। तो पुनः जो है विभिन्न स्तरों पर क्या है, हमने फिर जीवों को उपसमूहों में भी वर्गीकृत किया। अब उपसमूह कौन से हैं उनके, जैसे जगत किंगडम, फाइनलम जंतु, डिवीजन पादप और वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीन्स, जाति स्पीशीज। तो इस तरह से जो है हमने इनको वर्गीकृत किया। अब इस पाठ में एक चीज़ है जिसको आपको जानना है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य है हमारा विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विभिन्नता से, जो क्या है हर जीव में अलग अलग होती है। यह शब्द जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव एक जैसे पर्यावरण में रहते हैं, जैसे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय जो है वो अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को परिवर्तित करने में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई वस्तुओं से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब क्या है 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि मनुष्य को मात्र 10 लाख या 20 लाख प्रजातियां की ही जानकारी है। तो अब देखो हमारे यहाँ पर जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं 1 करोड़, लेकिन हम कितने के बारे में जानते हैं 10 लाख या 20 लाख के बारे में। तो इसीलिए क्या है पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ पर क्या है पौधों और जंतुओं की विविधता पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। और पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से अधिक भाग, जिसमें से कुछ देश हैं वो कौन से हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया,
इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित हैं। तो यहाँ पर क्या है, जीव विविधता के बहुत सी चीज़ें आपको देखने में पाई जाती हैं। बहुत से पौधे, बहुत से जीव, पक्षी, ये सब जो हैं वो अलग अलग हैं। तो अब हमने आपको पहले यहाँ पर जीवों के समूह को वर्गीकृत जैसे किया था वो पढ़ा था आपने। अब इस प्रकार के वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीव को विभिन्न लक्षणों के आधार पर किसमें वर्गीकृत किया उन्होंने, छोटे छोटे समूहों में वर्गीकृत किया। अब हम इस वर्गीकृत करण के आधार पर क्या है, एक इकाई पर पहुंचते हैं। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वो स्पीशीज़ है। अतः किन जीवों को एक जाति का जीव कहा जाता है और एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से क्या है, पर्याप्त समानता होती है और वे जनन करते हैं। विक्टर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण को कितने 5 प्रमुख विशेषताएं उसमें बांटा गया है और वो 5 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो हम अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप साथ में जीवों के चित्र भी देख रहे हैं, तो ये चित्र के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। तो पहला क्या है आपका, मोनेरा। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मोनेरा जगत के जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिका अंग नहीं होते हैं। इनके शरीर भी बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता दूसरे लक्षणों पर निर्भर करती है। और फिर क्या है, कुछ जीवों में जो है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। तो कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरो वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये जीव जो हैं वो स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा कुछ उदाहरण हैं जिसके आप चित्र देख रहे हैं। 7.1 इसमें क्या है, बैक्टीरिया आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे होते हैं जिसको आप सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और एक और चित्र है वो क्या है, स्थिर बीजाणु, एक ऐसे जीव बना हुआ है उसमें आप देखिए एक स्थिर जीवाणु है, फिर हेटेरोस्ट्रिया है, एनाबीना है। तो ये मोनेरो जो है ये क्या है, जीवों में इनमें एक संगठित केंद्रक और कोशिका अंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं और इनके शरीर में बहुकोशिका भी नहीं होती है। ये आपने देख लिया इस चित्र के माध्यम से। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा क्या है। अब ये प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोट जीव आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में क्या है, कौन से जीव आते हैं, एक कोशिकीय और यूकेरियोट जीव। तो इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए क्या होता है, सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं जो हैं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार की होती हैं। उदाहरण के लिए क्या है, एक कोशिका शैवाल, डाई एटम प्रोटोजुआ। उदाहरण के लिए इसमें क्या आता है, एक कोशिकीय शैवाल, डाईएटम, प्रोटोजुआ इत्यादि। और उदाहरण के लिए इसका आप चित्र देखेंगे 7.2 में आप पहले पैरामीशियम का चित्र है, फिर अमीबा का चित्र है, फिर क्या है युगलीना। तो ये किसके चित्र हैं, प्रोटोजुआ के। तो ये क्या है, ये किसका उदाहरण है। तो जो पैरामीशियम है उसमें आप देखिए सबसे ऊपर क्या है आपकी जलधानी, उसके बाद
सीलिया जो इसकी बाहरी परत है। फिर इसमें आप गुरु केंद्रक देखेंगे जो एक राजमा के आकार का है। फिर सूक्ष्म केंद्रक वो बहुत छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है। फिर मुख खांचा वो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस पे निशान लगा हुआ है। फिर साइटोसोम भोजनधानी, फिर साइटोस्पाइस, फिर अपशिष्ट। किस तरह से ये जो है आपने चित्र देखा। अब आप अमीबा का चित्र देखेंगे। एक्टोप्लाज्म, अंतर्द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्रिस्टल, भोजनधानी और अग्रिमुख, कूटपाद और संकुचित धानी। ये आपके चित्र में ये सब चीज़ें हैं आपने देखी। अब आप आगे देखें, आगे किसका चित्र है? युगलानी। युगलानी में सबसे पहले आपने क्या देखा है? युगलीना में नेत्र बिंदु, फिर है फ्लेजेमम छोटा, फ्लेजेमम लंबा, फिर प्रकाशग्राही संकुचनशील धानी, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, केंद्रिका, ये है। फिर आपका तीसरे नंबर पर आप क्या पढ़ेंगे? फंजई। फंजई क्या चीज़ है? ये है आपका तीसरा। ये विषम पौधी यूकेरियोट जीव होते हैं। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए हम इन जीवों को मृत जीव भी कहते हैं। कई अन्य अतिथ्य जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए क्या है? ये आश्रित होते हैं और इन्हें परजीवी भी कहते हैं। इनमें से कई जीव अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजई अथवा क्वक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसके कौन से उदाहरण हैं? यीस्ट, मशरूम और फंजई क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। अब आपने देखा होगा मशरूम जो है वो कैसे दलदल में मिलती है। और दूसरा क्या था? यीस्ट। ये खमीरीपन होता है जो कि आपको कुछ चीज़ों में, जैसे जब आप मैदे से छोले भटूरे बनाते हो तो उसमें एक यीस्ट पदार्थ डालते हैं जिससे खमीरापन आ जाता है और वो चीज़ जो है वो फूल जाती है। तो जो यीस्ट होता है ये खूब गर्मी घुटन से जल्दी बन जाता है। तो अब यहाँ पर आप जो है इनके चित्र देखोगे तो पहला है ईस्ट, वो देख रहे हो आप। फिर दूसरा है पेंसिलियम और इसको मशरूम को आप बोल सकते हैं एगिरिक्स, ये इसका चित्र आप देख रहे हो। क्वाकों की कुछ जो प्रजातियां हैं वो नील हरित शैवाल के साथ स्थायी संबंध बनाती हैं जिसे सहजीविता कहा जाता है। ऐसे सहजीवों को लाइकेन भी कहते हैं। ये लाइकेन प्राय पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तो देखा आपने किस तरह से दलदल में जो है कुछ चीज़ें या घुटन में गर्मी में कुछ चीज़ें जो बनती हैं उनको वो कैसे एक दूसरे से अपना अस्थायी संबंध बनाकर बनाई जाती हैं। अब आप आगे देखेंगे प्लांटी। इसका चौथा है प्लांटी। तो प्लांटी में क्या आएगा? आप इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोट जीव आते हैं। ये जीव जो हैं वो स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जीव क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। सभी पौधों को इसी वर्ग में रखा जाता है क्योंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं। इन उपवर्गों की चर्चा पश्चात में दिया गया है। अब देखो आप पहले जीवधारी हैं, प्रोकैरियोट है, इधर यूकेरियोट है। प्रोकैरियोट एक कोशिका है और इसमें क्या है? मोनेरो है। अब यूकेरियोट में क्या है? एक कोशिकीय बहुकोशिकीय प्रोटिस्टा। फिर ये जो है बहुकोशिकीय, फिर ये दो प्रकार के आ गए, कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति रहित। अब जब कोशिका भित्ति सहित है उसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण न करने वाले और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम।
और कोशिका भित्ति रहित में एनीमोलिया। और फिर जो प्रकाश संश्लेषण न करने वाले हैं वो कौन से हैं आपके? फंजई। और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम क्या है? प्लांटी। तो ये 5 जगत वर्गीकरण है। तो अब इसमें लास्ट क्या आ गया? एनीमेलिया। इस वर्ग में जो है ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोट जीवों को रखा गया है जिनमें क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव जो हैं वो क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम खंड 7.5 में करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? आपके प्रश्न हैं, तो आओ इन प्रश्नों के उत्तर दें। मोनेरो अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं? तो आप पहले लिखेंगे मोनेरो के बारे में। पहला पॉइंट, मोनेरो वर्ग के कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। तो बी क्या है? ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों होते हैं। सी, इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। फिर है आगे आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जीवों के शरीर में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं होती हैं। इस वर्ग के जीव एक कोशिकीय होते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखें आप। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोट जीव को आप किस जगत में रखेंगे? तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोट जीवों को प्रोटिस्टा वर्ग में रखेंगे। तो यह था आपका दूसरा प्रश्न। अब आपका तीसरा प्रश्न है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों के में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे अधिक संख्या में जीवों को रखा जाएगा? तो आप इसका उत्तर लिखें। सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को प्रोटोकोडेंटा समूह में रखा जाता है। सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को ऑर्थोपोडा समूह में रखा जाता है। तो बच्चों, यह थे आपके प्रश्न उत्तर। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांटी, जो हम पहले पढ़ रहे थे, अब इसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे। पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण किन तथ्यों के आधार पर होता है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में पानी एवं अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। उसके पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है या नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज जो है वो फल के अंदर विकसित है या नहीं। समझ में आया आपको? किस तरह से जो है इनके विकसित और विभेदित करते हैं कि वर्गीकरण का जो हमारा आधार है वो क्या है कि शरीर में पानी और अन्य पदार्थ संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। समझ में आया आपको? यदि बीज धारण की क्षमता में बीज फल के अंदर विकसित है या नहीं। कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो बीजों के द्वारा पौधे उगाए जाते हैं और कुछ ऐसे ही उनकी जो है जड़ें लगाई जाती हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला क्या आ गया आपका?
थैलोफाइट। इन पौधों की जो शारीरिक संरचना में विभेदीकरण जो है वो नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। कैलेडोफोटा, यूलिथ्रोरिक्स, कैलेडोफोरस, पाइग्रा, आल्वा, कारा आदि शैवाल के उदाहरण हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं। अब यहाँ चित्र में आपको ये पौधे दिखाई दे रहे हैं। आल्वा है, कैलेडोफोरा है और यूथ्रीलॉक्स है। और फिर यहाँ पर दो और चित्र हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये है स्पाइगोरा। इसके बारे में देखो कैसे बताया गया है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, कोशिका भित्ति होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, पायनियार्ड है, केंद्रक है और जीव द्रव्य है। फिर ये आप कारा का चित्र देख रहे हैं। तो यह पौधों के प्रकार हैं और यह किस तरह से है वो आपने देख लिया। अब आप आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है आपका? बायोफाइट। बायोफाइट क्या होता है? इस वर्ग के पौधों को हम पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। यह पादप जो है तना एवं पत्तों जैसी संरचना में बटा होता है। इसमें पादप जो है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पानी और दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं। रिक्शियोस, मास, फ्योरिया, मार्केशिया आदि ब्रोयोफाइट के उदाहरण हैं। अब देखो आप यहाँ पर चित्र। इस चित्र में क्या है बच्चों? इस चित्र में पौधों के चित्र हैं। जैसे पहला है रिक्सावा, दूसरा है मार्क्शिया, तीसरा है फ्यूनेरिया। तो यह जो है अपने तने और पत्तों की संरचना में है। आपने देख लिया कि किस तरह से पहले में पत्ता दिखाई दे रहा है, दूसरे में किस तरह से जो है पौधे की संरचना है। तो इस तरह से ये जो है ये किसके उदाहरण हैं? ये पादप जो हैं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो है पानी और चीज़ों के लिए इनमें विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं। अब आप आगे देखो टेरिडोफाइटा, इसका बारे में अब पढ़ेंगे। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। अब देखो अगर आप यह चित्र भी देखोगे तो इनमें आपको जड़ भी दिख रही है, तना भी दिख रहा है, फिर इनके फूल भी हैं, पत्ते भी हैं। तो ये सब आप एक चित्र देख रहे हो मार्सिलिया का, तो इसमें आपको सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो है वो पानी और अन्य पदार्थ के संवहन के लिए संवहक उत्तक भी पाए जाते हैं, जैसे मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। इन तीन समूहों के पौधों में जनन अंग अप्रत्यक्ष होते हैं और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ये क्रॉप्टोगेम कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं वो फेनरगम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जन्म के बाद उत्पन्न होता है। अब देखो किस तरह से पौधों के अंदर भी जो है एक जनन की प्रक्रिया होती है। ये आपने अब पढ़ा होगा कि जीवों में जैसे जनन की प्रक्रियाएं हैं जो वो आपने पौधों के बारे में पहली बार देख रहे हो, पढ़ रहे हो। वैसे आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य हैं, जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली हैं, ये सब जनन करते हैं। पर आपने ये देखा कि ये वाले पौधे भी जो हैं वो जनन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो बीज के अंदर जो है वो भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अनुकरण के समय होता है। तो जिसकी वजह से बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला के भाग क्या है हमारा? जिम्नोस्पर्म्स, नगन बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स,
फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। आपने अब जैसे देखा होगा कि कुछ बीज तो होते हैं, हमने डाल दिए मिट्टी में तो पौधा बन गया। अब जैसे आम की गुठली है, उसके अंदर एक गुठली होती है, आलू बुखारा, ऐसे बहुत से हमारे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स। तो ये क्या है? जिम्नोस्पर्म्स शब्द जो है वो दो ग्रीक के शब्दों जिम्नो और स्पर्म से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्म्स का अर्थ है बीज। अर्थात ये पौधे भी जिनमें बीज नग्न होते हैं, इसीलिए इन पौधों को नग्नी बीज भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठकीय होते हैं। पाइनस और साइकस आदि जिम्नोस्पर्म्स के उदाहरण हैं। अब आप ये चित्र देख रहे हो, ये चित्र है 7.8 कुछ नग्न बीज जिम्नोस्पर्म्स। पहला है साइकस, दूसरा है पाइनस। तो इसमें आपको और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स शब्द भी किससे मिलकर बना है? दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्म से मिलकर बना है। एंजियोम का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्म का अर्थ है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इन पौधों के बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीज पत्र होते हैं, जो बीज के अंकुरण के बाद हरे हो जाते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म्स वर्ग को हम दो भागों में बांटते हैं। एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीज पत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीज पत्री कहा जाता है। अब आप यह चित्र देख रहे हैं 7.10 और 7.9। 7.9 क्या है? एक बीज पत्री। और 7.10 क्या है? यह है द्विबीजपत्री हाइपोपियम। तो आपने पौधों के वर्गीकरण का आलेख अब देख सकते हैं आप, जो कि 7.11 में किया गया है। पहले आया पादप। पादप को फिर दो भागों में विभाजित किया, पादप शरीर बिना विभेदन के और विभेदित पादप शरीर। फिर पादप शरीर बिना विभेदन, इसका एक आया थैलाफाइटा। फिर विभेदित पादप शरीर, इसके फिर दो हुए, वो क्या थे? बिना संवाहिनी ऊतक के, संवाहिनी ऊतक सहित। फिर ये जो बिना संवाहिनी ऊतक के आया, इसका आया ब्रायोफाइटा। और फिर संवाहिनी ऊतक सहित ये आए फिर दो बीज रहित आया टेरिडोफ्राइटा। और फिर आया बीज उत्पादित करने वाले फेरिग्रम। इनको हमने फिर आगे दो भागों में विभाजित किया, नग्न बीज, फलों में बंद बीज। फिर आपने नग्न बीज को विभाजित किया किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। और फलों में बंद बीज आया एंजियोस्पर्म। तो ये फिर आगे दो भागों में हुआ, दो बीज पत्र वाले बीज, एक बीज पत्र वाले बीज। फिर ये आगे एक में आया द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री। तो ये था हमारा पादपों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर फिर एक क्रियाकलाप है, उसको पढ़ते हैं। भिगोए हुए चने, गेहूँ, मक्का, मटर तथा इमली के बीज लीजिए। भीगे हुए बीज पानी के अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं। इन बीजों को दो भागों में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर दो बराबर भागों में बट जाते हैं? तो यह आप करके देख सकते हैं।
जिन बीजों में 2 दालें दिखाई देती हैं वे द्विपत्री तथा जो नहीं फूटते हैं और दालें दिखाई नहीं देती हैं वो क्या होते हैं, एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को आपने देखना है। तो यह क्या है? क्या ये जड़ें मूसला टैप रूट्स हैं या फिर रेशेदार फाइबर रूट्स? क्या पत्तियों में समानांतर अथवा जलिकावत शिरा विन्यास है? या इन पौधों के फूलों पर कितनी पंखुड़ियाँ आती हैं? क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? तो यह आप कर सकते हैं। दूसरा है, अब आगे यहाँ पर फिर प्रश्न है। पहला है, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर है सरलतम पौधों को थैलाफाइटिया वर्ग में रखा गया है। समझ में आया आपको? अगला प्रश्न है, टेरिफोइटा और फेनारेगम में क्या अंतर है? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। टेराफ्राइट और फेनरोगेम, इसका पहला लिखेंगे। टेराफ्राइटा में इनमें नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें स्पोरस विषाणु कहते हैं। इनमें जनानंग जो हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। ये पौधे बीज रहित होते हैं। अब आप फेनरोगेम के बारे में लिखेंगे। इनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं। इनमें भ्रूण के साथ खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। इन पौधों में बीज उत्पन्न होते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तो इसका पहला है, आप लिखेंगे जिम्नोस्पर्म्स में इन्हें नग्न बीज पौधे कहा जाता है। ये पौधे जो हैं बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठकीय होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस तथा साइकस। और फिर एंजियोस्पर्म्स के बारे में लिखेंगे। इनके बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इन्हें पुष्पी पादप कहा जाता है। इनमें भोजन का संचय बीज पत्रों में होता है या भ्रूणपोष में। उदाहरण के लिए चना, मटर इत्यादि। तो यह थे आपके प्रश्न उत्तर जिनको आपने किया। अब हम आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनीमेलिया। इस वर्ग में यूक्टोरियट, बहुकोशिका और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना तथा अधिकतर जंतु जो हैं वो विभेदीकरण के आधार पर ही हम इन सब को वर्गीकृत करते हैं। अब देखो, इनके अंदर भी क्या है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी। ये अचल जीव हैं और किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर में जो है वो बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? ये जो छिद्र हैं बच्चों, शरीर में मौजूद नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं? शरीर में जल, ऑक्सीजन और अपना खाना का संचरण
करते हैं। तो ये जो जीव होते हैं, इनके जो शरीर पर छिद्र होते हैं, इन छिद्रों की सहायता से ये क्या करते हैं, आपने देखा कि इन छिद्रों की सहायता से यह पानी, ऑक्सीजन और अपना जो है भोजन पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना जो है वो बहुत ही सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। साइकॉन, यूपेक्टेला, स्पॉन्जिला आदि पोरीफेरा के उदाहरण हैं, जो कि आप चित्र 7.12 में आप देख सकते हो। ये क्या है, पोरीफेरा के जो है मिलने वाले जीव। पहला है यूप्लेकेटला का चित्र आप देख रहे हो, ये किस तरह से है। दूसरा है साइकॉन, तीसरा है स्पॉन्जिला। तो अब चित्र इनमें आप देख रहे हो छोटे छोटे से छेद, यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ से ही ये हवा, पानी, भोजन इन सब का ग्रहण करते हैं। अब दूसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा का क्या है, सिलेंट्रेटा क्या है, सिलेंट्रेटा जो हैं वो जातीय जंतु हैं। इनका जो सिलेंट्रेटा जो हैं बच्चों, वो जलीय जंतु हैं, जल में रहने वाले जंतु हैं। और इनका शारीरिक संगठन जो है वो उत्कीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां जो हैं वो क्या हैं, समूह में रहती हैं, मतलब अलग अलग नहीं रहती हैं। कुछ जातियां वो इकट्ठी होकर रहती हैं, जैसे कोरल, तथा कुछ एकाकी होती हैं, मतलब कुछ अलग रहने वाली होती हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। जैसा कि आप कहाँ देख रहे हो, चित्र 7.13 में आपने सिलेंट्रेटा का चित्र देखा, इसमें हाइड्रा देख रहे हो। हाइड्रा आप किस तरह से वो है जीव, और दूसरा है समुद्री एनीमोना। तो इसका इन दोनों के आपने चित्र देखे, और चित्र में आप देख सकते हो कैसे इसमें दंत कोशिका है, इनका मुख है, और जहाँ से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आप आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट है प्लेटी हेल्मिथीनीज। ये क्या है, ये पूर्व वर्णित वर्गों की तुलना में इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना जो है वो क्या होती है, जटिल होती है। मतलब जटिल मतलब आप देखो, जटिल को आप किस उसमें लोगे, इनका जो शरीर है वो द्विपार्श्व समिति होता है, अर्थात शरीर के दाएं तथा बाएं भाग की संरचना जो है वो समान होती है, और इनका जो शरीर है वो त्रिकोणक होता है, अर्थात इनका ऊतक जो है वो विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इससे शरीर में बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं होती है जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारीय और चपटा होता है, इसीलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें पेलिरोनिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु और लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। उदाहरण के लिए आप चित्र 7.14 में देखिए, इसमें पहला चित्र है पेलिरेलिया।
ये इसमें आप देख सकते हैं, इनकी आँख दिखाई गई है। और फिर शाखित जठर समूही गुहा, मतलब कितनी जटिल, मतलब कठोर है। फिर इसमें आप फ्रेंसिक, और फिर इसका मुख देखो कहाँ पर है, आँख इसकी ऊपर है और मुख देखो इसका बिल्कुल सेंटर में दिया गया है। अब दूसरा चित्र जो है लीवर फ्लूक का, उसमें आप क्या देख रहे हो, उसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, एसिटेबुलम, उसमें सिर्फ वही दिया हुआ है। फिर आपने तीसरा चित्र देखो, तीसरे चित्र में क्या है, टेप वर्म। ये इसमें आपने कितनी चीज़ों को देखा है, इसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आप देखो चुक्षक, गर्दन और स्कोलेक्स। तो देखो ये कितना घुमावदार और कितना वो दिख रहा है देखने में ही। तो इस तरह से ये जो जीव होते हैं ये क्या हैं, शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर से बने होते हैं और इनमें जो है कुछ अंग भी बनते हैं और ये जो है सुव्यवस्थित अंग व्यवस्थित हो सकें। मतलब ये आप देख सकते हो ना कि इसमें आँख कहाँ है, कान कहाँ है, कैसे हैं और ये कितना घुमावदार है। तो ये इस तरह के जंतु हैं। फिर आप आगे देखोगे 4 नंबर पर है बच्चों निमेटोडा। निमेटोडा भी त्रिकोरक जंतु होते हैं एवं इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूटसिलोम कहा जाता है। इसमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी किस तरह की होती है, इनकी शारीरिक रचना बच्चों त्रिकोरिकी होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि। और इसके जो चित्र हैं, उदाहरण हैं, वो किस में दिखाए गए हैं, 7.15 में। इसमें है एरिकेसिक जो एक मादा और नर, मादा देखो कितनी बड़ी है और नर छोटा है। फिर है वुचरेरिया। वुचरेरिया देखो इसमें भी इसका आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा सिंगल है और पीछे का हिस्से में आपको डबल परत दिखाई दे रही है। तो फिर आगे है बच्चों इसमें एनीलिडा। तो एनीलिडा जो जंतु हैं वो द्विपार्श्व समिति एवं त्रिकोरकी होते हैं। इन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता जो है इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के पश्चात एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय जो एनेलिडी अम्ल और लवणीय जल दोनों क्या हैं, इसमें पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तांत्रिक तंत्र भी पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि जो हैं इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो केचुए का चित्र और जोंक का चित्र और नेरिस का चित्र। नेरिस आपने देखा होगा, कई बार आपके घरों में भी है इस तरह का कीड़ा, बारिश के दिनों में आपको दिख जाता है। और केचुआ ये भी बच्चों जब आप पार्क वगैरह में बारिश में जाओगे तो ये आपको दिख जाते हैं। जोंक ये सब जो है खुली जगह पर पाए जाते हैं। फिर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और शरीर जो है खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वारिकाओं में नहीं बहता। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी
बिच्छू, केकड़े आदि इसके कुछ जो हैं सामान्य उदाहरण हैं, जो अब हम चित्र 7.17 में देखेंगे। इसमें किस किस के आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं? बिच्छू, झींगा, मकड़ी और इनके एक और भी नाम दिए गए हैं, तिलचट्टा, तितली और घरेलू मक्खी। ये सब कुछ आर्थ्रोपॉड जंतु हैं। तो समझ में आया आपको कि कितने प्रकार के जंतु हैं। कहते हैं ना 1 करोड़ से अधिक जो हैं जीव हैं, लेकिन आप किनको जानते हो? कितने जीवों के बारे में आप जानते होगे? 10 लाख या 20 लाख? और लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप कुछ ही जंतुओं के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो आगे है मॉलस्का। मॉलस्का क्या है? मॉलस्का जंतु में भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा क्या होती है? बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन। अधिकांश मॉलस्क जंतुओं में क्वच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरण के लिए क्या है इसमें? घोंगा, सीप इत्यादि। अब आप चित्र देखोगे कुछ मौलक जंतु जो ये आपको समुद्र में भी मिल जाते हैं देखने के लिए। क्या है ये? ऑक्टोपस का चित्र आपने देखा, इसकी 8 भुजाओं से भी ज़्यादा होती हैं। और फिर इसकी 8 भुजाएं आप इस चित्र में भी देख रहे हो। और काइटॉन का चित्र देखो, फिर घोंगा देखो, ये शंख की तरह होता है। और सीप का चित्र आपने देखा, ये इसको यूनोनिया लिखा हुआ है। तो ये जो है हमारे जंतु जो हैं वो कैसे होते हैं? इनकी देह गुहा बहुत कम होती है और इनका शरीर में जो है विखंडन आपने देख लिया किस तरह से। ऑक्टोपस का चित्र आपने देखा, काइटॉन का आपने चित्र देखा और घोंगा, इनके चित्रों की कोई एक संरचना नहीं है, कितने अजीब तरह से ये बने हुए हैं। फिर आगे आप पढ़ेंगे किसके बारे में? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा शब्द जो है वो 2 शब्दों का से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जहाज, तथा ड्रामा जिसका अर्थ है त्वचा से निर्मित। तो 2 शब्द कौन से हैं? इकाइनोस जिसका अर्थ है, पहले में हेजहॉग तथा ड्रामा जिसका अर्थ है त्वचा से निर्मित है। अतः इन जंतुओं की जो त्वचा है वो कैसी है? कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं और ये देह गुहा युक्त त्रिकोकी जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जिसे ये जीव चलने में व्यवहार में लाते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? स्टारफिश, समुद्री अर्चनी इत्यादि। जैसा कि आप 7.19 का अवलोकन करें तो आप इसमें क्या पाएंगे? कुछ इकोडर्म जंतु। ये क्या है? पहला समुद्री खीरा, दूसरा पंचतारा, ये कितने तरह के हैं इसमें, और फिर तारा मछली, फिर उसके बाद है समुद्री अर्चिन। तो ये कैसे हैं? देखो, ये देह युक्त त्रिकोरकी जंतु हैं और इनमें क्या है? विशिष्ट जल संवहन। ये किसी भी तरह से जल को अपने अंदर ले लेते हैं और इनमें एक नाल तंत्र पाया जाता है, जिससे क्या है? जीव चलने में व्यवहार में जो है लाते हैं। अब आगे क्या है? आगे आप पढ़ेंगे प्रोटोकॉन्डेंटा। तो प्रोटोकॉन्डेंटा जो है वो क्या है? द्विपार्श्व समिति त्रिकोकी और देह गुहा युक्त जंतु हैं।
इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचना के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसा कि नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण हैं, इनके जीवन में कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से मौजूद होते हैं। नोटोकॉर्डा छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। अब देखो ये किस तरह से आप इसके चित्र से और अच्छे से समझ जाओगे। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से पृथक करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे चलने में आसानी हो। प्रोटोकार्ड जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित रहता है। ये समुद्री जंतु हैं। उदाहरण के लिए बेलेनॉगल्स, हार्डमोनिया, एमीफियोसिक इत्यादि। ये चित्र आप 7.20 आप जब देखेंगे तो इसमें आपको अच्छे से इसके बारे में विस्तार से आप पढ़ लेंगे। तो यह क्या है, पहले आप ऊपर से इस चित्र को देखें। शुंड है, इसमें कॉलरॉक है, कॉलर है, बैक्टीरियल छिद्र है, कॉलम छिद्र है, पृष्ठीय जनन पक है, फिर मध्य पृष्ठीय उभार है, यकृतीय सीका है, यकृतीय क्षेत्र है, गुदा है, पश्चात यकृतीय क्षेत्र। तो यह हो गया किसका चित्र, बेलानॉगल्स का। फिर है वर्टिब्रेटा, केशुरुकी। कोशिकी केशुरुकी जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है और पेशीय कंकाल से जुड़ी होती है, जो इन्हें चलने में सहायता करती है। केशुरुकी जंतु द्विपार्श्वमिति त्रिकोकी देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें उत्तक और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी केशुरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। यह लक्षण क्या हैं, इनके बारे में आप अब देखेंगे। तो इनको क्या है, 5 जो है वर्गों में विभाजित किया गया। आगे अब उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पहले आप इनके लक्षण देखिए कौन से हैं। नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलीय केशुरक दंड एवं मेरुरज, त्रिकोकी शरीर, युग्मित कॉलम थैली और देह हुआ। फिर जो वर्टिब्रेटा है, इसको आगे कितने भागों में वर्गीकृत किया, 5 भागों में। तो उसमें पहला भाग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो जबड़े रहित केशरुकी है। इनकी विशेषता लंबा ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे केशुरुकी से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पैट्रामोजिन, लैम्प्रे एक और मिक्सिन, हैंग मछली। तो अब आपने हैंग मछली का तो चित्र देख ही लिया है। तो यह क्या है, इनका जो आकार का शरीर है, कौन से आकार का, लंबा ईल। अब देखो ये जो हैंग मछली है कितनी लंबी है और गोलाकार इसका मुख है और ये शल्क रहित और चिकनी त्वचा की होती है। अब आगे आप पढ़ेंगे नंबर 2 पर मत्स्य। ये समुद्री मछली होती है जो समुद्र एवं नीचे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है और ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये अस्तापी गोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका हृदय जो है वो कैसा होता है, द्विकक्षीय। ये अंडे देती हैं और कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपस्थित से बना होता है, जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल जो है वो अस्थि का बना होता है, जैसे
ट्यूना रोहू, उदाहरण के लिए चित्र आप देख सकते हैं 7.22 कुछ मछलियों के यहाँ पर चित्र हैं। पहला आपने देखा, पहला है मैंडोरिन फ़िश, लॉयन फ़िश और एंगलर फ़िश। ये तो आपने देखा, तीनों मछलियाँ कैसी हैं, रंग बिरंगी हैं और ये किस अपने पंखों का इस्तेमाल करके जो है ये मछलियाँ पानी में तैरती हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कुछ और हैं। फिर है विद्युत रे, तारी पीड़ो, दंश रे। अब ये क्या है, दंश रे आप पतंग की तरह देख रहे हो और तारी रीडो यह जैसे हाथी का आगे का मुख होता है उसकी तरह आपको यह नज़र आ रही है। फिर आप डॉग फिश, अब ये फ़िश भी कितनी पतली और लंबी है। फिर आगे है लोबिया रहित, ये फ़िश कैसी है, इसके पंख, इसके अस्पंख, इसमें कितनी तरह के पंख हैं। फिर इसकी पूंछ है जो आपकी ये लोबिया रोहिता है और इसका मुख, इसका नाक, इसका सिर किस तरह से दिखाया गया है। फिर है दरियाई घोड़ा। अब ये जो फ़िश है देखो दरियाई घोड़ा की तरह, जो आपने दरियाई घोड़ा देखा है जो पानी में रहता है, यह भी जो है पानी में रहने वाली दरियाई घोड़ा है। और फिर है उड़न मछली, इसके पंख देखो किस तरह के हैं और इसमें कितनी तरह के पंख हैं, 2 तरह के पंख इसके दिए गए हैं और इसकी पूंछ। फिर एक और मछली है इसमें क्लाइंबिंग पर्च, क्लाइंबिंग पर्च देखा आपने। अब है आगे तीसरा पॉइंट, ये आपकी कुछ मछलियाँ थी जिनके बारे में आपने पढ़ा। अब है जल स्थलचर, ये जंतु जो हैं वो क्या हैं, मछलियों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर जो है वो कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं और इनका जो हृदय है वो त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है और इसमें वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, सैलामेंडर, टॉड इत्यादि। अब आप चित्र जो है 27 चित्र आप देखेंगे जो 7.23 इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि यह जो है कि किस तरह से इन जंतुओं में क्या है, ये मछलियों से किस तरह से अलग हैं। अब ये कौन से जीव हैं, यह जीव आप देखोगे, यह जीव है नंबर 1 पर आप देखो सैलामेंडर टोड, टोड को आप मेंढक भी बोल सकते हो, किस तरह से वो। और एक और है यहाँ पर साधारण मेंढक भी आप देख रहे हो और वृक्ष मेंढक भी, मेंढक में भी देखो कितनी प्रजातियाँ हैं। और ये हो गया। फिर अगला है सरीसृप, रेप्टाइल। तो सरीसृप जो हैं ये किस तरह के होते हैं, ये अस्मतापी जंतु हैं। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका हुआ होता है और इनमें जो है वो श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का जो हृदय है वो कितना होता है, 4 कक्षीय होता है और इनमें वृक्क भी पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं और जल स्थलचर की तरह इन्हें पानी में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। अब आप इनको देखो, यह जो चित्र है 7.24 इसमें कुछ सरीसृप है। पहला है कछुआ, टर्टल, फिर आप एक और देख रहे हो, फिर सांप है, फिर घरेलू छिपकली है और ड्रैको है। ये अपने अंडे कहीं भी दे सकते हैं, पानी में ज़रूरी नहीं है कि इनको अपने अंडे देने के लिए पानी में जाना पड़े। और ये कुछ जो हैं वो 3 इनका जो हृदय होता है सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन जो हमारा मगरमच्छ है उसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आगे आप पढ़ेंगे पक्षी। पक्षी जो होते हैं, पक्षी समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय कितना होता है, 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर जो होते हैं वो उड़ने के लिए
पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर किससे ढका होता है? पैरों से ढका होता है। श्वसन, ये किससे, सांस किससे लेते हैं? ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। और इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। अब आप चित्र देखेंगे कुछ पक्षियों का, तो यह पक्षी क्या है? कबूतर है, कौवा है, गोरैया है, ऑस्ट्रिच है, नर गुच्छेदार बतख है और फिर सफ़ेद स्ट्रॉक है। तो यह जो है आपने देखा, इन सब के ही चित्र में आप देखो 2 पैर हैं और पंख हैं और क्या हैं कि यह सांस कहाँ से लेते हैं? अपने फेफड़ों से यह जो है सांस लेते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे स्तनपायी। स्तनपायी समतापी प्राणी होते हैं। हृदय इनका भी क्या होता है? 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग में सभी जंतुओं में क्या होता है? नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। मतलब ये लोग जो है अपना दूध पिलाते हैं। तो फिर अपने बच्चों को, इनकी त्वचा पर बाल सफ़ेद एवं तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु जो हैं वो अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इक्डीनिया, प्लेटप्स, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मासूमियत नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक ये जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते। अब यहाँ पर देखो आप, हवेल मछली, मनुष्य, बिल्ली, चूहा, चमगादड़, तो ये क्या हैं? ये कुछ स्तनपायी जीव हैं और इनका हृदय भी 4 कक्षीय ही होता है। और ये क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। और आपने देखा है कि हर माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है। तो मनुष्यों में तो है ही, बिल्ली को भी आप देखोगे अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए। और चूहा भी देखो, हम कुछ चीज़ें हैं हम देख नहीं सकते हैं। अब जैसे चमगादड़ को कोई नहीं देख सकता, हवेल मछली का किसी ने, ये जो है वैज्ञानिकों ने ही इन पर रिसर्च करी है। अब यहाँ पर है प्रश्न। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, पोरीफेरा और सिलिंड्रेंट वर्ग में के जंतुओं में क्या अंतर है? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। पोरीफेरा, ये जीव जो हैं अचल होते हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। फिर है सिलेंट्रेटा, ये जलीय जंतु है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है और इसकी शारीरिक संगठन जो है वो उत्कीय स्तर का होता है। अब इसमें आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे, एनीलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतुओं से किस प्रकार भिन्न हैं? तो पहला है आपका एनीलिडा, ये द्विपार्श्व समिति एवं त्रिकोरकी होते हैं और यह इनमें क्या है? वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें जुड़े हुए पैर नहीं होते हैं। ये था एनीलिडा के बारे में। अब आप पढ़ेंगे, किसके बारे में लिखेंगे आप? आर्थ्रोपोडा। ये क्या होते हैं? नंबर 1, द्विपार्श्व समिति इनमें पाई जाती है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है? तो जल स्थलचर, इनमें शल्क नहीं पाए जाते। त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। अंडे जो हैं वो कठोर कवच द्वारा ढके नहीं होते हैं। श्वसन कॉलम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। अब सरीसृप, इनके शरीर पर शल्क होते हैं। इनमें श्लेष्म ग्रंथियां नहीं होती हैं। अंडे कठोर कवच द्वारा ढके होते हैं और श्वसन फेफड़ों द्वारा ही होता है। नंबर 4 है पक्षी वर्ग और स्तनपायी
वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? पक्षियों में दुग्ध ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इनकी त्वचा जो है वो पैरों से ढकी होती है। फिर स्तनपायी नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा पर बाल, सफ़ेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बच्चों, यह थे आपके प्रश्न उत्तर जो आपने किए। अब हम पढ़ेंगे नाम पद्धति। जीवों के वर्गीकृत नाम की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो जो हमारे यहाँ कैरोलस लिनियस स्वीडन में पैदा हुए थे, वे व्यावसायिक डॉक्टर थे। जिनका आप चित्र देख रहे हो, यह 1707 से 1778 तक थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो व्यावसायिक डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में क्या था, इनकी बहुत ही रुचि थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। तो वो क्या था? एक अमीर अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने सिस्टमेटा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। तो यह जो एक्टिविटी है, आप देखें कि निम्नलिखित जंतुओं एवं पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आपको बताना है। जैसे चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू। तो यह सब क्या हैं? जंतु हैं, इनमें और पौधे हैं। इनके बारे में आपने बताना है। इनमें से जो है सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग दिए गए हैं। इसीलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा होता है तो दूसरी भाषा में जानने वाला समझ ही ना पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का सिर्फ एक ही वैज्ञानिक नाम होता है जिसे पूरे संसार में लोग उसको उसी नाम से जानते हैं। अब जैसे बच्चों आपने फिजिक्स पढ़ी तो उसमें क्या है, कार्बन को C, जल को H2O ऐसे बोला गया। तो जिससे क्या हुआ कि सभी ने जो है उनको याद किया। याद करने से क्या हुआ, सरल हो गया सबके लिए। ये नहीं, अब जैसे कुछ चीज़ें आपके यहाँ पर जिन नाम से बोली जाती हैं वही चीज़ें जो हैं, वही सब्जियों के नाम केरल में, महाराष्ट्र में अलग अलग उससे लिया जाता है। तो लेकिन उन्होंने एक ही संकेत जैसे है नाम लिया, तो जिसको जो है पूरे संसार में लोग उसी नाम से जाने। अब नाम पद्धति के लिए जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो वैज्ञानिक नाम पद्धति क्या है? प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता एवं किस पर निर्भर करती है? असमानता पर। हालांकि नाम पद्धति में जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में जो है वो नहीं रखा जाता, बल्कि केवल जीनस और स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए क्या है, पूरे विश्व में जिन बातों पर विचार किया गया वो बातें हैं। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए और फिर प्रजाति का नाम जो है वो सदैव छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर आप देखोगे, तीसरे नंबर पर क्या है, छपे हुए रूप में वैज्ञानिक जो है नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस तथा स्पीशीज दोनों को क्या है, अलग अलग रेखाकृत कर दिया जाता है। अब आपको यहाँ एक क्रियाकलाप है, वो क्या है
कि किन्हीं 5 जंतु और पौधों के वैज्ञानिक नामों को लिखिए और इनके वैज्ञानिक नामों को सामान्य नामों से किस प्रकार आप अलग करेंगे। अब यहाँ पर आप एक जंतुओं का वर्गीकरण देख रहे हो, वो किस तरह से किया गया। सबसे पहले है प्राणी। प्राणी में क्या है, कोशिकीय स्तर की संरचना, उसको फिर आगे कितने भागों में बांटा गया। बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं। और फिर सिली ट्रेंटा पैलिटी हेल्थ मीन्स इसके बांटा गया पेरिफेरा को। फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ देखो उत्तक स्तर की संरचना। उत्तक स्तर की संरचना को आगे कितने भागों में बांटा गया। कूट देह गुहाधारी, कूट देह गुहाधारी को निम्टोडा। और फिर देह गुहाधारी को बांटा गया आगे 2 में। वो क्या था, पहला है भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मैडन की कोशिका का विकास, एनीलिडा, मोल्स्का, आर्थोपेडा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे अतः स्तर की एक थैली में देह गुहा का बनना। अब इसको आगे 2 भागों में विभाजित किया गया, नोटोकॉर्डी 1, नोटोकॉर्डी युक्त। फिर नोटोकॉर्डी विहन, इसको आगे किया गया इडोमेटा और फिर नोटोकॉर्डी युक्त को कॉर्डेटा। अब फिर इसको आगे विभक्त किया गया 2 भागों में। पहला है लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और ये आगे हुआ इसको प्रोटोकोडा। और फिर यहाँ पर आप कॉर्डेटा का देखोगे, वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन। और ये क्या हुआ, कंशरेकी। अब कंशरेकी आगे फिर ये बांटे गए हैं। पहला है जबड़ा रहित ईल के आकार का गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा, पंखों का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना, उड़ने की क्षमता। फिर है शल्क का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना। लार्वा में क्लोम, अधिकतर वयस्कों में फेफड़े, श्लेषयुक्त त्वचा, शल्क का बाह्य कंकाल, अस्थि उपस्थिति का अंत्य कंकाल, क्लोम द्वारा श्वसन। और फिर आगे है बाल का बाह्य कंकाल, बाह्य कर्ण, अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाला। तो अब इनको आगे विभक्त किया गया है, स्क्लाइमोमेटा, पंखों का बाह्य कंकाल क्या है, पक्षी। फिर शल का बाह्य कंकाल और सरीसृप। फिर लार्वा में क्लोम, ये क्या है, जलस्थरचल। और शल का बाह्य कंकाल मत्स्य। और फिर बाल का बाह्य कंकाल स्तनपायी। तो ये हमारे क्या थे, जंतुओं को किस तरह से वर्गीकृत किया गया, आपने ये पढ़ा। अब हम बच्चों इस पाठ में आपने क्या सीखा वो हम आपको संक्षेप में बताएंगे। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में मददगार होता है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला है कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोट अथवा यूकेरियोट। फिर है जीव का शरीर एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय जीवों की जो संरचना है वो क्या होती है, जटिल होती है। और कोशिकीय भित्ति की उपस्थिति जो है वो तथा सब पोषण की क्षमता, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब उपरोक्त आधार पर हमने सभी जीवों को किसमें विभक्त किया, 5 में। 5 वो कौन कौन से नाम हैं, मोनेरो, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, प्लांटी तथा एनिमोलिया। फिर है जीवों का जो वर्गीकरण है उनके विकास से संबंधित। प्लांटी एवं एनिमोलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया। पौधों को जो है वो 5 भागों में विभाजित किया, शेवेल, ब्रायोफोटा, टेरिफ्राइड, जिम्नोस्पर्म्स तथा एंजियोस्पर्म्स। और जंतुओं को 10 फ्लाइमम में विभाजित किया गया, पेरिफेरस, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिनीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इक्विडेटा, प्रोक्टेटा एवं कॉर्डेटा। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहयोग करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीन्स द्वारा दूसरा स्पीशीज का होता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में यह सब सीखा। अब हम इस पाठ का जो है वो प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है? तो आप इसका उत्तर लिखें। वर्गीकरण की सहायता से हम चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों में पाई जाने वाली समानता और विभिन्नता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप प्रश्न 2 देखिए। वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करोगे? तो आप इसका उत्तर लिखें। कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीकों तथा शारीरिक संगठन के आधार पर पदानुक्रम निर्धारण किया जाता है। नंबर 3 प्रश्न, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। अर्नस्ट हेकल 1894, रॉबर्ट विहेक्टर 1956 और कार्ल वॉर्स 1977 नामक जीव वैज्ञानिकों ने संपूर्ण सजीवों को जगत जैसे बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। विहेक्टर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमोलिया। ये 5 जगत कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन तथा कोशिका भित्ति के आधार पर बनाए गए हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है जाति स्पीशीज है। अब आप प्रश्न 4 देखें। पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन हैं? इस वर्गीकरण का आधार क्या है? तो पादप, इसका उत्तर लिखें। पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग हैं। पहला है थैलोफाइटिया, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म्स, 5वां है एंजियोस्पर्म्स। पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित एवं विभेदित हैं। पादप शरीर में जल तथा अन्य पदार्थ को संवहन करने के विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति है अथवा नहीं। वर्गीकरण की प्रक्रिया इस तथ्य पर भी आधारित है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है या नहीं। अब आप प्रश्न 5 देखें। जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? तो आप इसका उत्तर लिखें। शारीरिक संगठन मूल अंतर है। पौधे स्वपोषी हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। अब आप प्रश्न 6 देखेंगे। वर्टिब्रेटा केशुरुक प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है केशरुक जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी जीवों में नोटोकार्ड, मेरुरज, त्रिकोणीय शरीर, युग्मित क्लोम, थैली तथा देह गुहा पाई जाती है। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो बच्चों, यह था आपका प्रश्न अभ्यास जो आपने अच्छे से किया। तो यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से जो हैं जीव जो होते हैं
जीवों में विविधता पाई जाती है। आशा करते हैं आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। अब हम आपसे अगले पाठ पर मिलते हैं।